हेलो दोस्तों, मैं गिलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत आज की क्लास में हम ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है, इस टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों का अंत किस तरह से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत प्रश्नों की शुरुआत किस तरह से होती है, किस तरह से हम इसके अंदर भी ओनली शब्द का स्ट्रेस लगा सकते हैं और ये दूसरे टेंस से किस तरह से अलग है, इसको कैसे पहचाने, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही ध्यान से देखना, इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप टैली सीख सकते हैं, इसके साथ साथ आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर की चीज़ें सीख सकते हैं, साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर के ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तीसरा टेंस है। पहला टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने दो भागों में बांटा था, प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन, प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन। ये टेंस के अंतर्गत एक नई चीज थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलो दोस्तों, आज अपन प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले चीज हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको भी पता होगा शायद। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला? सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव, दोनों में से एक लगेगा, प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज ओब्लिक हैव, उसके बाद MV थर्ड और MV थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हैज ओब्लिक हैव के तुरंत बाद यदि किसी वर्ब का यूज किया जाता है तो वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और इस तरह के टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं? अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इस टेंस के अंतर्गत क्या हो रहा है? हैज और हैव ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहचानी जाती है। कैसे? हैज और हैव क्या हुए? हेल्पिंग वर्ब हुई। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया जो किसकी मदद कर रही है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद करती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ये दोनों सब्जेक्ट के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है? हैज, है ना। ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह, ये दोनों क्या है? इसका यूज मेल के साथ किया जाता है और सी का यूज फीमेल के लिए किया जाता है। इट मतलब किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है और नाउन सिंगुलर यानी कि कोई भी संज्ञा
जो एक वचन के रूप में हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, उन सब के साथ क्या लगेगा, हैज का यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं अपन, ये देखिए दोस्तों, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, और नाउन प्लूरल संज्ञा वो भी बहुवचन के रूप में जब भी हो। तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट आएगा ये क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्लिक लगाने का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक यूज होगा। तो इनमें से जब भी कोई एक सब्जेक्ट यूज होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। मेरे हिसाब से मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आ रही। अगर आपको कोई डाउट लगे तो उसको आप वीडियो को रोक के या रिपीट करके वापस देख लेना। ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कार्य या क्रिया जो हो चुकी हो, कोई कर चुका हो या हम कर चुके हैं। कोई भी कार्य या क्रिया जो हो चुकी हो, कोई कर चुका हो या हम कर चुके हैं। तो इस तरह से जब भी हिंदी वाक्यों का अंत होता है तो उन हिंदी वाक्यों से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब भी उसके हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट होगा तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैज है और प्लस एमवी थर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। आपने पिछले वीडियो देखे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसमें हिंदी वाक्यों का जो अंत होता है वो ता है, ती है और ते है से होता है। मतलब कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करती है या फिर कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों का अंत जब भी आपके सामने आवे, मतलब आप कोई जैसे निबंध लिख रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं या फिर कहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब जगह आपको क्या करना है, जब भी हिंदी वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते है से होता है तो वो हो गया अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आ गए तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक और टेंस मैंने आपको बीच में बताया था, वो क्या था, रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है मेल, रही है फीमेल, रहे हैं बहुवचन। तो जब भी हिंदी वाक्यों का अंत रहा है, रही है और रहे हैं से होता है, रहा है, रही है और रहे हैं से होता है, तो इस तरह के जो टेंस है ना उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में पहचाने जाते हैं। तो तीन टेंस अपन ने पढ़ा, तीनों का मैंने आपको हिंदी बता दिया। ता है, ती है, ते है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य कर चुका है, हो चुका है या हम कर चुके हैं, तो ऐसे टेंस की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में की जाती है। तो यहां तक क्लियर है। आइए अपन एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर जैसे अपन देखेंगे, ही हैज इन्फॉर्म्ड हर। ही सब्जेक्ट हो गया, ही, शी, इट, और नाउन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। हैज क्या होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब होगी। इन्फॉर्म्ड मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प कौन कर रहा है, हैज। इन्फॉर्मिंग क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और उसके बाद हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हर का मतलब क्या हुआ, ये भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले अपन बहुत ही जल्दी क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिव पैसिव। अभी क्या चल रहे हैं, टेंस। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश स्पोकन सीखने आए हैं और ये क्या पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव पैसिव। बोलना कब सिखाएंगे, लग रहा है ऐसा, बोलना कब सीखेंगे, खुद तो बोल ही नहीं रहे, हमें क्या सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश बोलना अपन कब शुरू करेंगे, जब हमें दिमाग में पता होगा प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव क्या होती हैं और किस तरह से इनका यूज होता है, किन शब्दों में इनका यूज किया जाता है। ठीक है।
तो इसके बाद अपन एक्टिव बेसिस शुरू करने वाले हैं और उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट शुरू करूंगा कि आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू होने वाली है। तो तैयार है ना आप इंग्लिश बोलने के लिए? चलो अकेले अकेले मत सीखो, इस वीडियो को तुरंत शेयर बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही है और अपने फ्रेंड को भी बोलो कि वो भी क्लासेस में जुड़कर इंग्लिश बोलना सीख सके। यदि आपके फ्रेंड भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे ना तभी तो आप उनके साथ इंग्लिश बोल पाओगे। बाकी अगर आपका फ्रेंड मेवाड़ी में बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? इंग्लिश नहीं। सामने वाला जिस लैंग्वेज में बात करता ना अपने मुंह से वही लैंग्वेज निकलती। आज मेरे को तीनों लैंग्वेज आ रही है, मेवाड़ी भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है और इंग्लिश भी आ रही है, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला अगर मेवाड़ी बोल रहा है तो मैं उसके साथ मेवाड़ी में ही बात करता हूँ। यूँ नहीं कि वो मेवाड़ी बोल रहा मैं हिंदी में बोलूँ, ऐसा गलत हो जाता है, उसको फिर बुरा लग जाता है। अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो अपने को भी हिंदी में बात करनी है और वो मेवाड़ी में कर रहा है तो अपने को मेवाड़ी में करनी। और यदि वो इंग्लिश में बोल रहा है तो अपने को इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा नहीं अपन पीछे हट जाए। समझ रहे हो? अब आप सोचोगे कि हमारे मुंह से इंग्लिश कैसे निकलेगी? अरे दोस्तों, जब तक आपको टेंस की समझ नहीं होगी, एक्टिव पैसिव की समझ नहीं होगी, तो आप इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे? बोल पाएंगे क्या? जब आपको यही पता नहीं चल रहा है कि हिंदी में क्या लग रहा है, इंग्लिश क्या बनानी है। हमेशा इंग्लिश कब बनती है? जब अपने को हिंदी आती है। यानी कि चुका है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसका जब अपन बनाएंगे ना तो हैज हैव लगाकर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ये हमें याद होना चाहिए। तो आइए अपन बढ़ते हैं। ही हैज इन्फॉर्म्ड हर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है? इसकी हिंदी क्या हुई? वह उसे सूचित कर चुका है। अब यहाँ पे हर क्या हुआ? शी का बना हर। तो ये जो चीज है ना, ये मैं आपको एक्टिव बेसिस में जब पढ़ाऊंगा ना तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तब मैं आपको इसको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं ही हैज इन्फॉर्म्ड हर, वह उसे सूचित कर चुका है। ठीक है, फिर क्या है? ही ओनली हैज इन्फॉर्म्ड हर। ओनली का क्या हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, किस पे लग रहा है? सब्जेक्ट पे। तो वह ही है ना, उसने ही, हैज इन्फॉर्म्ड हर, उसने ही उसे सूचित किया है, किया है, उसने ही उसे सूचित किया है। चुका है, चुकी है, ये लगा जरूरी नहीं, किया है, हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है ना, तो वो इसका मतलब भी ही वही होता है कि भाई आपके द्वारा कोई भी कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, उसने वह कार्य कंप्लीट कर लिया है। मतलब कोई भी कार्य जब अपन कंप्लीट कर लेते हैं उसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में की जाती है। तो इसमें क्या हुआ? कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसने ही उसे सूचित किया है। ओके, ही हैज इन्फॉर्म्ड हर ओनली। ही मतलब वह या उसने, ही हैज इन्फॉर्म्ड हर, उसने उसे, ही। यहाँ पे हर के बाद ओनली का स्ट्रेस लग रहा है, तो ये स्ट्रेस किस पे लग रहा है? हर पे लग रहा है, ओनली का स्ट्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने उसे ही सूचित किया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? पॉजिटिव। अब बताओ मुझे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा? हैज नॉट या हैव नॉट। ठीक है, हैज नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लगेगा? हैजंट। और हैव नॉट का क्या बनेगा? क्या बनेगा? हैवंट। तो आप इस सेंटेंस का नेगेटिव बना के बताओ मुझे, क्या बनेगा? अब हैज नॉट और हैव नॉट से नेगेटिव कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अपन ने 3 सेंटेंस बनाए थे। पहला क्या था? ही हैज इन्फॉर्म्ड हर, ही ओनली हैज इन्फॉर्म्ड हर, ही हैज इन्फॉर्म्ड हर ओनली। अब अपन क्या बना रहे हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या बनेगा? चौथा सेंटेंस, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड हर, उसने उसे सूचित नहीं किया है, उसने उसे सूचित नहीं किया है।
ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीज है ना, ये क्या हो गई, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैज नॉट को अपन ने क्या लिखा था, इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, हैजंट। क्या लिख सकते हैं, हैजंट। ही हैजंट इन्फॉर्म्ड हर। आजकल शॉर्टकट का ज्यादा जमाना चल रहा है, तो इसमें अपने को भी बोलना है ही हैजंट इन्फॉर्म्ड हर। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा बोले आपको समझ में नहीं आए, हैज नॉट तो बोले ही नहीं। वो शॉर्टकट भी बोल सकता है, सामने वाला शॉर्टकट में भी बोल सकता है। आपको सारी चीजें आनी चाहिए। आप जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे ना, तब तक इंग्लिश न तो बोल सकोगे न आगे वाले की समझ सकोगे। आपको पहले रिटन वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप सारी चीज समझ नहीं लोगे ना, तब तक आपके मुंह से इंग्लिश निकलने में डर लगेगा। लेकिन जिस दिन आपको सारी चीज आ गई ना, आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या होगा, हैज और हैव से शुरुआत होगी। प्रश्नों की शुरुआत जो होगी ना, प्रश्नों की जो शुरुआत होगी ना, वो हैज या हैव से शुरू होगा। हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अपन इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्नों की शुरुआत हैज या हैव से की जाती है। हैज से शुरुआत कब होगी और हैव से कब होगी, ये आपको पता ही है। अब अपन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जब थी तो एच छोटा था, है ना, और ही में एच बड़ा था। लेकिन जब अपन इंट्रोगेटिव बना रहे तो ध्यान रखना, एच आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब तो एच कैपिटल हो जाएगा। पहला अक्षर कैपिटल रहता है इंग्लिश में। हैज ही स्मॉल हो गया। हैज ही इन्फॉर्म्ड हर, हैज ही इन्फॉर्म्ड हर। हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड एमवी थर्ड और ऑब्जेक्ट। क्या उसने उसे सूचित किया है। अब आपको ओनली शब्द का स्ट्रेस आता है पूरा, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। अगर आपने देखी तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हो मेरे साथ। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको बनाना है। यहाँ पे क्या बनेगा, 6 नंबर का जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, हैज ही ओनली इन्फॉर्म्ड हर। क्या उसने ही उसे सूचित किया है, क्या उसने ही उसे सूचित किया है। ये बन गया 6 नंबर का सेंटेंस। 7 नंबर का सेंटेंस क्या बनेगा, हैज, बोलो मेरे साथ, हैज ही इन्फॉर्म्ड हर ओनली। प्रश्नों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। हैज ही इन्फॉर्म्ड हर ओनली, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद ओनली शब्द का स्ट्रेस लग गया। हिंदी वाक्य क्या होंगे, क्या उसने उसे ही सूचित किया है, क्या उसने उसे ही सूचित किया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब मुझे बताओ इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, 8 नंबर का सेंटेंस अपन बनाते हैं इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, होगी तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, हैज से। हैज ही नॉट इन्फॉर्म्ड हर। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट इन्फॉर्म्ड हर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हिंदी क्या बनेगी, क्या उसने उसे सूचित नहीं किया है। ये कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है यहाँ पे। अब इसका जो नेगेटिव है ना, उसको हैज नॉट को अपन साथ में भी लगा सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, हैज नॉट, यहाँ नॉट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉट उठ के कहाँ लग गया, हैज के साथ। तो हैजंट ही इन्फॉर्म्ड हर, क्या उसने उसे सूचित नहीं किया। ओके,
ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके बता दिया है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और यहाँ पे दे देता हूँ, उसका आप सेंटेंस बनाना। खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। यू हैव पास्ड, तुम पास हो चुके हो या तुम पास हो गए हो। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी थर्ड, ठीक है, ये क्लियर। अब इसमें आप कहोगे ऑब्जेक्ट तो लगा ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगा तो ओनली शब्द का स्ट्रेस लगा ही नहीं सकता। नहीं, ओनली शब्द का स्ट्रेस आप फिर भी लगा सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो तब हम क्या कर सकते हैं, एमवी थर्ड के बाद भी ओनली शब्द का स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब आपकी क्या है, बार बार जो कमेंट आ रहा है ना, फोन आ रहा है मेरे को, व्हाट्सएप आ रहा है कि भाई ओनली शब्द का स्ट्रेस क्यों लगा रहे हो, क्या चीज है ये, क्या नई चीज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जस्ट आगे वाला एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ओनली शब्द को 3 रूप से यूज कर सकते हैं। वो कैसे कैसे यूज करेंगे वो वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि ओनली शब्द का स्ट्रेस क्यों लग रहा है, ओनली शब्द का यूज कहाँ एकमात्र के रूप में किया जाता है, कहाँ इकलौते के रूप में किया जाता है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।